अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स क्लियरली मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे और वॉइस को लेके या कनेक्टिविटी को लेके किसी मेरे बेटे या बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बेटे वॉइस क्लियर है तो काइंडली अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में बॉयज और गर्ल्स वाले में प्लीज फीडबैक दे दीजिए, ताकि फिर बेटे आज की डिस्कशन को मैं मुतमईन होके स्टार्ट करूं कि बच्चों तक वाज़े आवाज जो है वो पहुंच रही है। वॉइस क्लियर है, ओके, ठीक हो गया बेटा। भाई बाकी भी स्टूडेंट थोड़ी सी जहमत कर लें। उससे फिर बेटा ये ना जरा तसल्ली हो जाती है कि भाई आवाज बच्चों तक प्रॉपर आ रही है, जो मैं समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ बच्चे प्रॉपरली उसे समझ पा रहे हैं। चले ये ठीक हो गया। दूसरा बेटे कुछ कल या परसों से मैं ये मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि, और चूंकि अब स्टार्ट की क्लासेस हैं, जरा थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटे तमाम स्टूडेंट्स पहले अपना रोल नंबर और उसके बाद अपना पूरा नाम जो है वो लिखें। और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो हैं माजरत के साथ उन्होंने अपना नाम जो है वो, रोल नंबर 166 है, नाम नहीं आगे लिखा हुआ। आदिल आसिफ हैं, अफशा अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, अंस गुज्जर है, अरसल अहमद हैं, मलिक अंस हैं, मरियम हुसैन हैं। सो ये कुछ बच्चे हैं। इसी तरह बेटे रोल नंबर 186 है, वो दो रोल नंबर्स और नाम वगैरह की कंफ्यूजन बनी हुई है। तो बेटे तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि मैं डिस्कशन को शुरू करूं, पहले सबसे पहले अपना रोल नंबर और उसके बाद बेटे पूरा नाम अपना, ताकि जब भी क्वेश्चन आंसर हो या कोई गुफ्तगू हो, डिस्कशन हो, तो बेटे हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई कौन सा बच्चा है और किससे बात की जा रही है। तो ये बेटे जल्दी से जरा रीनेम कर लीजिए खुद को मीटिंग पार्टिसिपेंट के तौर पर, ताकि फिर मैं जो डिस्कशन है उसका आगाज कर सकूं, बातचीत का आगाज कर सकूं। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना मीटिंग का जो पार्टिसिपेशन नेम है उसको प्लीज अपडेट कर लें। ये हमारी बेटे कल की डिस्कशन थी जिसमें हमने डेटा के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी। और डेटा होता क्या है और इसके मुख्तलिफ की जो शक्लें हैं उसके बारे में, और कोशिश मैंने की थी कि जितनी मुनासिब वक्त में वजाहत हो सके, जितनी बेटे उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली हो सके या जितनी रिक्वायर्ड है, अदरवाइज तो ये टॉपिक बहुत डिटेल्ड है, तो उतनी डिस्कशन और आइडिया जो है बेटे आपको प्रोवाइड करूं। अब अगर कल की जो हमारी डिस्कशन डेटा तक हुई है उसमें किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है, किसी चीज की बेटे उनको समझ नहीं आ रही या किसी चीज का आइडिया फिल वक्त तक क्लियर नहीं है, तो प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मैं उसको आंसर करके तो फिर बेटा हम नेक्स्ट की तरफ चलें। कोशिश मेरी इसी तरह से ही होगी, बिल्कुल मुनासिब सा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बस थोड़ा थोड़ा सा इतना मुनासिब सा कि आप उसको साथ साथ रिवाइज करते चले जाएं।
पढ़ाता चला जाऊंगा, साथ साथ आप लोगों की फीडबैक लेता चला जाऊंगा कि बच्चों को क्या चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही, और कोशिश करूंगा कि उसकी क्लैरिटी बनती चली जाए। तो अगर बेटे यहां तक कोई क्वेश्चन है, अगर कोई यहां तक चीज है जो कंफ्यूजन का सबब बन रही है, समझ नहीं आ रही, तो बेटे बताइएगा। अरसल अहमद बेटा अपना अपडेट कीजिए, मीटिंग नेम अपडेट कीजिए, अरसल अहमद। आदिल आसिफ बेटे रोल नंबर पहले लिखो, आदिल आसिफ रोल नंबर 163, रोल नंबर पहले लिखें बेटे और उसके बाद फिर नाम लिखें। जी अरसल बेटा। सर मैंने किया है, वो नहीं हो रहा सर। लेक्चर के बाद ना मैं दोबारा चलें, देखता हूँ उसको। ठीक हो गया मेरा बच्चा, ये याद से ना कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों हाँ को सर। आइडिया होगा बेटा, कम्युनिकेशन में फिर दिक्कत होती है, अदरवाइज तो कोई मसला नहीं। ठीक हो ठीक गया, है ये सर। याद से कर लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद हम अपनी जो रूटीन बेटे डिस्कशन है उस पे आगे बढ़ते हैं। और कल हमने जो टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन की थी, टाइप्स के मुताल्लिक कुछ हमने गुफ्तगू की थी। उसके बाद इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ बातें हैं जो आपको बता दूं। एक चीज का बेटे ख्याल रखिएगा कि जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये इंफॉर्मेशन की टाइप्स नहीं है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई जहां कहीं भी इंफॉर्मेशन हो उस इंफॉर्मेशन में ऐसी क्या बात होनी चाहिए या किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटे इसको गलती से इंफॉर्मेशन की टाइप्स नहीं समझ लेना, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पढ़ के भी आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहली बेटे कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन की कि ये बहुत क्विक और बहुत फास्ट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन बहुत क्विक और बहुत फास्ट होनी चाहिए। रीजन उसके बिहाइंड ये है कि बेटे इंफॉर्मेशन जितनी क्विक होगी, इंफॉर्मेशन जितनी फास्ट होगी, जितनी तेजी से अवेलेबल होगी, अल्टीमेटली हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी उतनी ही क्विक होगी, वो भी उतनी ही फास्ट होगी। ठीक हो गया, हम उतनी ही तेजी से डिसीजन करने के काबिल होंगे, उतनी तेजी से ही हम जो भी हम डिसीजन करना चाहते हैं, जिस लेवल पे भी करना चाहते हैं, हम उतनी ही स्पीड से उस डिसीजन को मैनेज कर सकेंगे। तो पहली बात कि इंफॉर्मेशन जितनी डिले होती जाएगी बेटे एज अ रिजल्ट हमारी डिसीजन मेकिंग भी उतनी डिले होती जाएगी। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन दुरुस्त होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर इसी तरह से मेरे बच्चे इंफॉर्मेशन के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। देखें, एक्यूरेट और रिलायबल में थोड़ा सा फर्क है। इंफॉर्मेशन का सही होना एक और चीज है, लेकिन इंफॉर्मेशन बेटे एक ऐसे जरिए से हासिल होनी चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसका कुछ जिसकी कुछ साख हो। जैसे एक इंफॉर्मेशन है क्लास में, कोई कॉलेज की इंफॉर्मेशन है, वो एक स्टूडेंट आके क्लास में अनाउंस कर देता है और उसने जो अनाउंसमेंट की बेटा वो सही अनाउंसमेंट है, उसने अनाउंसमेंट गलत नहीं की, एक्यूरेट है इंफॉर्मेशन। लेकिन बेटे नॉर्मली हम उस इंफॉर्मेशन पे यकीन नहीं करते। एक स्टूडेंट आके क्लास में कहे कि भाई आप लोगों की छुट्टी है कल की या क्लास ऑफ है, तो इंफॉर्मेशन बेशक उसकी सही हो, लेकिन बेटे हम यकीन नहीं करते कि नहीं भाई ये तो हमारे जैसा एक स्टूडेंट ही है, इसको क्या पता। लेकिन वही इंफॉर्मेशन मैम शाजिया या मोहतरम अब्दुल कयूम साहब या और कोई कॉलेज ऑफिशियल जो है वो आके अनाउंस करे तो हम फौरन यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन सही होगी, बिकॉज इट्स फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। सो रिलायबल सोर्स से हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिस पे आप यकीन कर सकें,
वो इंफॉर्मेशन जो है बेटे यूजर फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली यानी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसको यूज करना, डिसीजन मेकिंग में यूज करना आसान हो। ठीक है, जैसे बेटे एक फ्रेंड के साथ, एक दोस्त के साथ आप मामलात को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, बड़ी आसानी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। बल्कि बेटे मैंने तो अपनी टीचिंग लाइफ में ये भी ऑब्जर्व किया है कि बाज मर्तबा हम बीइंग टीचर किसी शागिर्द को कोई बात समझाते हैं और वो बात बच्चे को समझ नहीं आ रही होती, और वही बात जब वो दोस्त आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी बात ज्यादा बेहतर तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। रीजन इसके बिहाइंड क्या है कि भाई बहैसियत दोस्त हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी फ्रेंडली होती है, बड़ी आसानी से हम एक दूसरे के आइडिया को पिक कर लेते हैं। सो इंफॉर्मेशन यूजर फ्रेंडली हो, जितनी यूजर फ्रेंडली होगी बेटे आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग उतनी ही बेहतर हो जाएगी। फिर एक और चीज का बेटे ख्याल रखिएगा कि इंफॉर्मेशन जो है इसमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। इंफॉर्मेशन में एक बैलेंस मेंटेन करना है। और बेटे बैलेंस किस तरह का मेंटेन करना है कि देखिएगा भाई, जब आप कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं ना तो उस इंफॉर्मेशन में बेटे कोई ना कोई आपकी कॉस्ट जो है वो लगती है। अच्छा, यहां छोटी सी एक बात की और वजाहत कर दूं कि नॉर्मली बेटे हम कॉस्ट वर्ड जैसे ही पढ़ते हैं, माशाल्लाह आप लोग तो चूंकि बनने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हैं, तो फौरी तौर पर आपका ध्यान और आपकी तवज्जो जो है वो पैसों की तरफ चली जाती है। कॉस्ट बेटे सिर्फ पैसे या मॉनेटरी वैल्यू ही कॉस्ट नहीं होती, आप जो एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट भी कॉस्ट है। आप जो बेटे उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम भी एक कॉस्ट है। ठीक है, जो पैसा लग रहा है वो पैसा भी एक कॉस्ट है। जो आप उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने में, निकालने में जो स्किल लगा रहे हैं वो स्किल भी एक कॉस्ट है। और नेचुरली बेटे वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल होती है जहां से मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा और बेटे उस इंफॉर्मेशन पे लगने वाली कॉस्ट कम से कम हो। एक सिंपल सी मिसाल अर्ज करता हूं कि एक इंफॉर्मेशन को ढूंढने में आपने 2 घंटे लगाए, ठीक हो गया, और उसके ऊपर आपके 2000 रुपए खर्च हुए। आपने मुख्तलिफ लोगों को तनख्वाहें दी, खुद भी कुछ खाना पीना भी किया, तो आपका मुख्तलिफ मिलजुल के जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस आप कहें कंबाइन होके वो तकरीबन 2-1 हजार रुपया हो गए। अब उस इंफॉर्मेशन से जो मिलने वाला बेनिफिट है ना बेटा वो कम से कम 2000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उससे कम है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि भाई मकसद ही फौत हो गया। ये इंफॉर्मेशन फिर अब हमारे लिए उस तरह से काबिले इस्तेमाल, उस तरह से इंफॉर्मेशन यूजेबल नहीं रही। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खासियतें हैं, कुछ फीचर्स हैं। ये फीचर्स जितने आप कहिए कि अच्छे से मौजूद होंगे हमारे सिस्टम में, जितने अच्छे से बेटे ये मौजूद होंगे, हमारी जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है बेटे, वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी उतनी बेहतर हो जाएगी, हम उतने अच्छे डिसीजंस करने के काबिल होंगे और मामलात हमारे उतने बेहतर हो जाएंगे। सो अभी तक हमने डेटा की डेफिनेशन पढ़ी है, प्रोसेसिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, डेटा की टाइप्स देखी हैं और इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको थोड़ी सी समझाना चाह रहा हूं वो बेटे हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग की टाइप्स हैं। प्रोसेसिंग की कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, कुछ शक्लें हैं, कुछ फॉर्म्स हैं कि भाई प्रोसेसिंग नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से की जाती है या प्रोसेसिंग के मामलात जो हैं वो किस तरह से होते हैं।
साथ साथ बेटे क्लैरिफाई करते जाइएगा, चीजों को मेरे बच्चों ने मिक्सअप नहीं करना। ये जो हमने पढ़ी हैं डेटा की टाइप्स हैं, इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरी तरफ बेटा जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगेन वो प्रोसेसिंग की कुछ टाइप्स हैं जो मैं अपने बच्चों के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दुनिया की बेटे सबसे पुरानी टाइप जो है डेटा प्रोसेसिंग की, दैट इज मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग जब से कभी इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने फरमाई, ये दुनिया की सबसे पुरानी प्रोसेसिंग जो है वो टाइप है, मैनुअल प्रोसेसिंग हम कहते हैं। इसकी पहचान मेरे बच्चे किस तरह से होगी कि ये वाली जो प्रोसेसिंग है ये हम करते हैं यूजिंग आवर 5 बेसिक सेंसेस, यूजिंग आवर 5 बेसिक सेंसेस। इसकी सबसे पहली पहचान ये है कि 5 जो बुनियादी सेंसेस हैं इंसान के अंदर, सूंघने की, देखने की, सुनने की, चखने की, ये उनकी मदद से प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे बेटे देखिए, आप अपने आप मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल मैं और आप कहीं खड़े हैं और मैं आपसे कहता हूं कि यार वो देखो वो दूर जो बंदा खड़ा है ये कितनी को दूर खड़ा है। आप कहते हैं सर जी कोई आधा किलोमीटर दूर खड़ा है। और मैं कहता हूं बेटा कि अगर मैं यहां से आवाज दूं तो क्या इससे आवाज जाएगी? आप कहते हैं नहीं सर जी आधा किलोमीटर दूर है, मुश्किल है हमारी आवाज इस तक पहुंचे। अब ये बेटे जो हमने अंदाजा लगाया है कि वो बंदा कितनी दूर खड़ा है, हमारी आवाज उस तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इसी तरह से बेटे मैं आपको कहता हूं हम क्लासरूम में फॉर एग्जांपल अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी मामलात नॉर्मल हों और हम फिजिकल क्लासेस में बेटे वापस आए, तो अगर मैं फिजिकल क्लास में मौजूद हूं और हमारे पड़ोस से बिरयानी पकने की बड़ी खूबसूरत सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाती है, तो हम सारे अब देख रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा बड़ी शानदार खुशबू आ रही है, और आप कहते हैं हाँ जी सर लगता है कि जैसे पड़ोस वाले आज बिरयानी पका रहे हैं। देख लीजिए ये लाइट सी सिंपल सी बेटे जो एग्जांपल्स दी हैं आपको, इन तमाम में हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे, हम कोई टूल नहीं यूज कर रहे, बल्कि मेरे बच्चे सिंपली हम यूज कर रहे हैं अपनी 5 बेसिक सेंसेस जो हैं, 5 बेसिक सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा और भी कोई चीज मौजूद नहीं है कि जिसके अलावा हम अपनी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज करें। इसके बाद एक और बेटे प्रोसेसिंग हमारे पास आती है और उस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं हमारी मैकेनिकल प्रोसेसिंग है। मैकेनिकल प्रोसेसिंग वक्त गुजरने के बेटे साथ साथ आप देखिए कि चीजें बेहतर होती चली गई, साइंस तरक्की करती चली गई, टेक्नोलॉजी तरक्की करती चली गई, और हमने बेटे डिफरेंट तरह की जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं, जैसे बेटे इंसान के अंदर जो ताकत है मैकेनिकल फोर्स है, या विंड की मदद से मैकेनिकल फोर्स जनरेट की, या स्टीम की मदद से, या वाटर की मदद से। तो बेटे ये तमाम की तमाम चीजों को यूज करके अगर मैं आपको बताऊं तो शायद थोड़ा सा आपको अजीब लगे कि ऐसे भी बेटे कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो स्टीम की मदद से चलते थे, ऐसे भी कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो पानी की एनर्जी की मदद से चलते थे। आप में से शायद कुछ बच्चों ने, शायद आप लोगों के इस जहान में आने से पहले की बात है, पुरानी बात है, शायद कुछ बच्चों ने टेलीविजन पे कहीं पुराने किसी फिल्म या ड्रामा में देखा हो, एक बेटे टेलीफोन सेट होता था जिसके ऊपर डायल लगा हुआ होता था, और आप अपनी फिंगर टिप जो है वो उस होल में फंसा के तो उस डायल को घुमाया करते थे और नंबर डायल होता था। बेसिकली बेटे जो आप अपनी फिंगर टिप की मदद से जोर लगा रहे हैं दैट इज द मैकेनिकल फोर्स, और वो मैकेनिकल फोर्स हेल्प कर रही है उस फोन नंबर को प्रोसेस करने में कि भाई कौन सा फोन नंबर आप डायल करना चाह रहे हैं। अब मैकेनिकल जो प्रोसेसिंग है बेटे ये करीबन करीबन पूरी तरह से एबॉलिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसे मजीद इस्तेमाल
कहीं भी ऐसा सच नहीं किया जा रहा। और फिर जो तीसरी शक्ल बेटे हमारे साथ मौजूद है, इस तीसरी फॉर्म को हम कहते हैं, जो आज के दौर में बेटे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इसे कहते हैं ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ये बेटे पढ़ने के दौरान, ऑनलाइन पढ़ने के दौरान, ये जो आप आवाज सुन रहे हैं मेरी, या स्क्रीन देख रहे हैं, या हम जितना भी आज के दौर में डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग्स हैं। इसके अंदर बेटे होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के अंदर के तीन चीजें हैं हमारे पास नॉर्मली। हमारे पास डेटा है, हमारे पास मेरे बच्चे इंफॉर्मेशन है, और छोटा सा यहां इजाफा और करने लगा हूं, हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन, तीन चीजें हैं, डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, और इंफॉर्मेशन है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत मेरे बच्चे इस तरह से करूंगा, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, देखिएगा एहतियात से। इसकी बेटे एक्सप्लेनेशन इस तरह से करूंगा, जैसे मैं ये 2 + 2 = 4 लिखता हूं, तो इसमें बेटे अगर आप गौर करें तो ये 2 + 2 बुनियादी तौर पर डेटा है। अच्छा, अब आपको और मुझे कैसे पता चलता है कि इस डेटा के साथ हमने करना क्या है, हमने इस डेटा के साथ क्या करना है? तो वो बेटे ये इंस्ट्रक्शंस हमें बताती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हमें वाज़ेह करती हैं कि भाई इन दोनों जो ऑपरेंड्स हैं इनको जमा कीजिए, और इनको बराबर करके दूसरी तरफ इनका जो सम है वो मेंशन कर दें, और ये बेटे हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो फाइनली हमें हासिल होती है। ठीक हो गया? डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन। जो बेटे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के अंदर ये तीनों चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के अंदर मेरे बच्चे ये तीनों चीजें जो हैं, ये मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। करंट की शक्ल में। और आप लोग माशाल्लाह साइंसेस बेटे पढ़े हुए हैं, हम ये बात जानते हैं कि करंट बेसिकली इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स करंट की शक्ल में, ये डेटा, ये इंस्ट्रक्शंस, फिर लेटर ऑन बेटे उस करंट को बाज मर्तबा हम वेव्स की सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं, डिफरेंट वेव्स की सूरत में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड वेव्स की सूरत में, उसकी शक्लें बदलते रहते हैं। लेकिन बेटे बुनियादी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की शक्ल में हो रही होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स नॉर्मली हमें दो तरह से काम करते हुए कंप्यूटर्स में नजर आते हैं। दो तरह के ये सिग्नल्स हैं, जिसमें बेटे पहला जो सिग्नल है आपके पास, इसे हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग। और बेटे दूसरा जो सिग्नल है इसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। ठीक हो गया? डिजिटल सिग्नल्स ही ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, एनालॉग का इस्तेमाल आप लोगों के लेवल पे तो बहुत रेयर कहीं आएगा। इवन रूटीन लाइफ में भी आप लोग एनालॉग सिग्नल्स के साथ इतना डील नहीं करते, डिजिटल में डील करते हैं। और डिजिटल सिग्नल्स मेरे बच्चे दो कैरेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, 1 और 0 की शक्ल में। डिजिटल सिग्नल्स दो सूरतों में बेटे काम करते हैं, 1 और 0 की शक्ल में। यहां 1 जो है ये मेरे बच्चे हाईलाइट करता है करंट के आने को, ऑन, और जो बेटे 0 है ये इंडिकेट करता है करंट के ना आने को, दैट इज ऑफ। ठीक हो गया? सो हम बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि जितना भी हमारे पास डेटा है बेटा, जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी हमारे पास चीजें हैं,
हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कभी बेटे करंट आ रहा होता है, कभी नहीं आ रहा होता, आ रहा होता है, नहीं आ रहा होता। जब करंट आ रहा हो तो हम कहते हैं कि भाई इट इज इक्वल टू 1, और जब करंट नहीं आ रहा तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू 0। और इसी 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 को कंबाइन करके बेटे हम शक्ल दे देते हैं डेटा की, हम शक्ल दे देते हैं इंस्ट्रक्शन की, और हम शक्ल दे देते हैं इंफॉर्मेशन की। ठीक हो गया। तो यहां तक अभी हमने एक कॉन्सेप्ट मुकम्मल किया, और इस कॉन्सेप्ट में बेटे देखिएगा कि हमने क्या क्या बातें की हैं। हमने डेटा की डेफिनेशन देखी, हमने प्रोसेसिंग की डेफिनेशन देखी, हमने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी, हमने डेटा की टाइप्स देखी, हमने प्रोसेसिंग की टाइप्स देखी, हमने इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और हमने देखा कि भाई ये सारे मामलात को हम किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा कि बेटे सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो डिसीजन मेकिंग है वो डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन पे, और मेरे बच्चे जो इंफॉर्मेशन है वो डिपेंडेंट है प्रोसेसिंग पे, और बेटे जो प्रोसेसिंग है वो डिपेंडेंट है आपकी डेटा के ऊपर। ठीक होगी बात। तो यहां तक मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटियां, तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर यहां तक किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, तो बेटे क्वेश्चन कीजिए, हैंड रेज कीजिए मीटिंग में, और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूं। इसी तरह से बेटे रिक्वेस्ट है मोहम्मद हुजैफा और शमरोज खान से कि बेटे दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रोल नंबर मेंशन करें, जैसा कि हमारी क्लास का तरीकेकार है। जी बेटा, रोल नंबर 168। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर प्रोसेसिंग के अंदर जो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग है उसे रिपीट कर दें। गुड़िया, आपको बेटा थोड़ी सी समझ आई है कुछ मैनुअल प्रोसेसिंग की? कुछ आइडिया बना है दिमाग में कोई हाँ सर, थोड़ा वो बहुत? सिग्नल इशू की वजह से मेरी क्लास जो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई कोई थी। कोई मसला नहीं, सुनिए फिर तवज्जो से बेटे। जिसको हम 5 बेसिक सेंसेस के जरिए से यूटिलाइज करते हैं, ठीक हो क्या? मैं आपको बेटे फॉर एग्जाम्पल एक बुटीक में एक सूट टंगा हुआ है, और मैं आपसे पूछता हूं कि गुड़िया बेटी ये किस कलर का सूट है, तो बेटे नॉर्मली उस कलर की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या तरीकेकार इख्तियार करती हैं? बेटे कैसे मेरी बेटी आप उस कलर को आइडेंटिफाई करती हैं? सर देख के। देख के। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं मेरी बेटी, इसका ये कपड़ा कौन सा है? ये समर फैब्रिक है या विंटर फैब्रिक है? तो आप बेटे कैसे अंदाजे लगाते हैं इस चीज को? सर टच करके। उसको टच करके। बेटा आप अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि गुड़िया ये बेटा मैं ये जो है ये खरीदना चाहता हूँ ये लिबास, तो ये महंगा है या सस्ता है? तो बेटे इसके बारे में आपको कैसे पता चलता है महंगे और सस्ते होने का? प्राइस देख के। हाँ, आप उसके ऊपर जो प्राइस टैग है वो, इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि आपने कपड़े को देख के, कपड़े को छू के, या बेटे कपड़े की जो नजर, देखना, छूना, उसकी अपीयरेंस, बेटे आपने कोई मशीन यूज की है? कोई नो सर। टेक्नोलॉजी नहीं, आपने वही 5 बेसिक सेंसेस यूज की हैं जो मेरी बेटी को अल्लाह ताला ने इनायत की हैं। ऐसा ही है। यस सर। तो इसीलिए बेटे, अच्छा इसी तरह से बेटे आप देखिएगा कि टेबल के ऊपर ना एक कप पड़ा हुआ है जिसमें से भाप उड़ रही है। तो बेटे उस भाप निकलने की वजह से हम क्या कहते हैं, फौरी तौर पर हम क्या कह देते हैं कि भाई ये कप जल्दी। गर्म है, इसको हाथ ना लगाना, खुदा ना ख्वास्ता चोट लग जाएगी। तो बेटे हमने कोई थर्मोमीटर मेरी गुड़िया यूज किया नो सर। नहीं, लेकिन हमने सिर्फ कौन सी प्रोसेसिंग, 5 बेसिक बेसिक सेंसेस के जरिए सेंसेस। से। अच्छा फिर मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा बेटी अब ये ठीक हो गया है, क्या अब मैं पी सकता हूं? तो आप कहती हैं ठहरे सर, मुझे हल्का सा इसको ना जरा टच करके देखने दें कि क्या आप ये पीने के काबिल है। तो बेटे आपने देख के, आपने टच करके उसके जो टेम्परेचर था उसके डेटा को प्रोसेस किया। इसे मेरी गुड़िया हम क्या नाम देंगे? दिस इज मैनुअल प्रोसेसिंग। मैनुअल। थैंक यू सो मच सर। वेलकम बेटा, वेलकम। जी मिर्जा सुभान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एनालॉग सिग्नल्स का समझ नहीं आई।
एनालॉग बेटे सिग्नल्स की ना चूंकि हम रूटीन में यूज नहीं करते इसलिए आपको इसकी समझ भी नहीं है। सुभान आपने एफएससी की भी है मेरे बच्चे? आईसीएस किया हुआ है। आईसीएस किया हुआ है, फिजिक्स तो पढ़ी होगी ना? यस सर, पढ़ी थी। अच्छा, उसमें बेटे एक चीज पढ़ाते थे साइन वेव, याद है? यस सर, थोड़ी थोड़ी हाँ, याद है। थोड़ी थोड़ी याद है ये बेटे। हाँ जी जी एग्जैक्टली। वो जो साइन वेव होती है ना, जो करंट सिग्नल उस साइन वेव की शक्ल में चलता है उसे बेटे हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। इसकी ना शक्ल ज्यादा तो मैं एक्सप्लेनेशन इस क्लास में बैठ के नहीं दे सकता क्योंकि बेटे आपके सिलेबस से ये चीज इतनी ज्यादा। बीपी की वेव होती है जी बेटा, इस तरह बीपी की वेव्स होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। जी बेटे ये देखें मैं स्क्रीन हार्ट बीट की वेव्स होती हैं। जी जी नहीं नहीं, हार्ट बीट की नहीं, हार्ट बीट की नहीं। ये देखें बेटे नॉर्मली ये इस तरह से होती हैं, नॉर्मली इस तरह से स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यस सर। हाँ, ये इस तरह की बेटे वेव बनती है। वो जो हार्ट बीट की आप बता रहे हैं वो भी एनालॉग ही होती हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर एग्जांपल ये है। ठीक है सर। ठीक हो गया? अब एक्चुअली मेरे बच्चे माजरत है क्योंकि आपके ये ना सिलेबस से रिलेट नहीं करती, मैं फिर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो बिला वजह सबका टाइम जाया होगा। बस आप यूं समझ लीजिए ठीक है सर। कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है बेटे वो दो सिग्नल्स चलते हैं नॉर्मली, एक एनालॉग और एक डिजिटल। नॉर्मली जो हम यूज करेंगे वो कौन से होंगे? वो डिजिटल होंगे। ठीक है, डिजिटल की शक्ल कुछ उसकी बेटे शक्ल, डिजिटल की शक्ल ऐसे होती है, डिजिटल सिंपली ऐसे होती है। ठीक हो गया? सो इसको इंशाल्लाह कहीं मौका मिला तो हम मजीद इसके ऊपर गपशप लगा लेंगे अगर जरूरत महसूस हुई। जी बेटा, इनके अलावा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चूंकि हम बेसिक नॉलेज जो है उसको पढ़ रहे हैं और बेसिक नॉलेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही नॉलेज बेटे नेक्स्ट हमारा यूटिलाइज होना है, तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो प्लीज बताएं। चलें, अगर फिलहाल तक कोई सवाल नहीं है तो थोड़ा सा बेटे मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। और यहां एक क्वेश्चन है मेरा आप बच्चों से और तमाम स्टूडेंट से बेटे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो इसे जरा सोचिएगा और प्रोसेस कीजिएगा। अगर तो फिजिकल क्लास होती तो चले फिर तो मैं एक एक स्टूडेंट से खुद पूछ लेता, लेकिन अब मजबूरी है, वर्चुअल क्लास है बेटा, तो थोड़ा सा फिर आप लोगों को ही हिम्मत करनी पड़ेगी। ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं जिस चीज को ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो पूरा हमारे पास आइडिया है, ये वाला डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन मेरा मेरे बच्चों से ये है कि बेटे इसमें से कौन सा वेरिएबल, सवाल को जरा एहतियात से सुनिएगा, कि बेटे इसमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो आपके सामने एक लिंक मौजूद है, रिलेशनशिप मौजूद है डेटा से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग। ये बेटे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने रिप्लाई करना है। मीटिंग में तो इस तरह इंडिविजुअल का साथ इंटरेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में बेटे भी और बेटियां भी बेटे जरूर पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे ना एक ओपिनियन का अंदाजा हो कि मेरे बच्चों को कितनी कुछ समझ आई है। थोड़ा बताइए कि भाई कौन सा इसमें से वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा जी, अंश की तरफ से आया है रिस्पांस के डेटा, फिर एक है कोई अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से भी रिस्पांस है जी डेटा। अच्छा, और बेटियों वाली साइड से भी रिस्पांस आया है, डेटा है, डेटा है। ठीक हो गया भाई, बाकी बच्चे भी, सैयद ऑन है, डेटा, माज नदीम है, प्रोसेसिंग। ये देखा ना एक चीज मतलब प्रॉपर बेटा आइडेंटिफाई होती है जब डिस्कशन होती है। ठीक हो गया माज बेटा, प्रोसेसिंग है।
बजाय इसके कि सारे ही एक जैसा ही सोचना शुरू कर दें और एक ही बात के ऊपर जवाब देते चले जाएं। फिर हमारे पास फिर डेटा की इंफॉर्मेशन है, फिर इंफॉर्मेशन बेटियों के ग्रुप में से आया है, फिर डेटा आया है, ओके हो गया, डेटा है। अच्छा, थोड़ा सा जरा मैं अब आपके सामने ना, प्रोसेसिंग भी सर डेटा पे डिपेंड ही है, ठीक हो गया। इस बात को जरा थोड़ी सी वजाहत करता हूं, रिक्वेस्ट है तमाम बच्चों से कि जरा तवज्जो से समझिएगा कि बेटे इस पूरी इक्वेशन में जब इस तरह की बेटे कोई चीज हो रही होती है तो कोशिश किया करें कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। एक तो जरा इन्वॉल्वमेंट बनी रहती है क्लास में, दूसरा मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि भाई बच्चों को चीज समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। तो ये देखिए बेटे, जरा एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने कि अगर आप इसको गौर करें तो बेटे डिसीजन मेकिंग जो है बेसिकली वो डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन पे। डिसीजन मेकिंग जो है वो डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन पे, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ देखिएगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंडेंट है प्रोसेसिंग के ऊपर। जब तक बेटे हम डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी, इंफॉर्मेशन में डेटा कन्वर्ट नहीं होगा, और इवेंचुअली जो है बेटा प्रोसेसिंग वो डिपेंडेंट है डेटा के ऊपर। तो अगर आप थोड़ी तवज्जो दें, काफी मेजॉरिटी, खुशी हुई मुझे इस चीज से कि अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सही आंसर किया कि असल जो चीज है जहां से पूरे, देखिए बेटा पूरे का पूरा जो दरख्त या चलें एक फल आपको नजर आता है तो फल जो है वो डिपेंडेंट है दरख्त के ऊपर, और दरख्त जो है वो डिपेंडेंट है जो उसकी केयर है उसके ऊपर, और वो केयर जो है वो फर्दर डिपेंडेंट है बीज के ऊपर। बेटा जितनी मर्जी आप केयर कर लें, खाद डाल लें, जितनी मर्जी अच्छी जमीन हो, जो मर्जी कर लें, जब तक मेरे बच्चे आप बीज नहीं लगाएंगे, तब तक सीड प्लांटिंग नहीं करेंगे, तब तक दरख्त के पैदा होने का या बढ़ने का कोई चांस जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो इस पूरे के पूरे सीन में जो अभी तक हमने पढ़ा है, इस सीन में बेटे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली वो क्या है, दैट इज डेटा। ठीक है, अब ये एक चीज, बुनियादी चीज जहन में बिठा के तो हम एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कारोबार में, किसी भी बिजनेस में, और ये बेटे इस चीज को ना आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए बेटे, जो आप लाइफ में कामयाब होते आए हैं, आपने एग्जाम्स पास किए और क्वालिफाई किया, और अब भी जो आप पढ़ रहे हैं, और इसकी बुनियाद पे इंशाअल्लाह अजीज एक दिन लोग आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेंगे और इज्जत और तकरीम अल्लाह की तरफ से आपको मिलेगी। तो उसमें भी देखिएगा बेटा कि बुनियादी तौर पर क्या है, इट्स नॉलेज, इट्स डेटा। ये जो मेडिसिन्स बनती हैं, खास तौर पर आजकल के दिनों में ये वैक्सीन्स का इतना शोर मचा हुआ है, तो बेसिकली वो भी क्या है, वो भी एक डेटा है। ठीक है, लोगों ने मुख्तलिफ जगह पे काम किया, रिसर्च की, और उस रिसर्च के नतीजे में मुख्तलिफ तरह का डेटा जो है उन्होंने हासिल किया। इसी तरह से जहाज उड़ते हैं तो उसके पीछे भी बेटे डेटा मौजूद है कि भाई क्या साइंस है। और इसी तरह से बेटे जो भी रिसर्च, यानी दुनिया का यार कोई काम आप उठा के देख लें तो उसकी बुनियाद जो है वो आपको क्या नजर आएगी, वो उसकी बुनियाद डेटा नजर आएगी, जहां से एक्चुअली हर चीज जो है वो स्टार्ट होती है। डेटा के बगैर आप प्रोसेसिंग कर लें, मुमकिन ही नहीं है। डेटा के बगैर आप कहें जी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मुमकिन ही नहीं है। अगर आप कहें बेटा कि डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, तो इन रियलिटी आप अगर गौर करें तो डिसीजन मेकिंग के बगैर, सॉरी डेटा के बगैर तो बेटे डिसीजन मेकिंग भी पॉसिबल नहीं हो सकेगी, चीजें जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सकेंगी। सो हमारे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डेटा हो गई। अब पहली बात हम बेटा ये समझते हैं
कि यार जब हमारे पास डेटा होता है, तमाम स्टूडेंट से बेटे रिक्वेस्ट है, तवज्जो रखिएगा, फोकस रखिएगा। चौथा चैप्टर मैंने शुरू करवाना है और चौथे चैप्टर की मैं बुनियाद बना रहा हूं। चौथे चैप्टर की मैं जो बेसिक आपके सामने जो उसका आइडिया है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं और इवेंचुअली हम मूव कर रहे हैं चौथे चैप्टर की तरफ। तो बेटा जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, चौथा चैप्टर और ऑनवर्ड जो एक्सेल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने में फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। कोशिश कीजिए कि फोकस रहें। हम बेटा डेटा जब हमारे पास आता है तो समझिएगा बात को कि हम डेटा के साथ कर क्या क्या सकते हैं, या नॉर्मली हम डेटा के साथ क्या क्या करते हैं। जैसे ही बेटा हमारे पास डेटा आता है, हम नॉर्मली जो पहला काम करते हैं ना, वो ये करते हैं बेटा कि हम डेटा को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। हम डेटा की अपने पास स्टोरेज करते हैं। डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं, डेटा की हम स्टोरेज करते हैं। जैसे मेरे बच्चे, आपने कॉलेज में जिस दिन एडमिशन लिया और अपना एडमिशन फॉर्म जो है आपने मैम को जमा करवाया, और मैम ने सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं सारी आपकी, सारा डेटा जो है, क्या क्या डेटा है भाई, आपका नाम है, वालिद मोहतरम बुजुर्गवार का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका एड्रेस है, वालिद साहब का कॉन्टेक्ट नंबर है, और बाकी सारी चीजें, ब्लड ग्रुप वगैरह, वो सारा जो डेटा उस फॉर्म की शक्ल में, एडमिशन फॉर्म की शक्ल में हमें मिला, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि उस डेटा को बेटे हमने अपने पास रिकॉर्ड कर दिया। उस डेटा को हमने सबसे पहले अपने पास स्टोर कर दिया। कैसे स्टोर किया? कंप्यूटर में स्टोर किया, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग है ना, तो हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लिया। कुछ डेटा को बेटे हमने स्टोर कर लिया टेम्परेरी पर्पसेस के लिए कि अच्छा भाई वक्त गुजरने के बाद इसको खत्म कर देंगे। कुछ डेटा जो है उसको हमने स्टोर कर लिया परमानेंटली अपने पास, एंड सो ऑन। परमानेंटली से मेरी मुराद है जरा थोड़े लंबे अरसे के लिए। अच्छा, फिर बेटा एक और काम हम करते हैं नॉर्मली डेटा के साथ, कि जिस डेटा को हमने स्टोर किया होता है, जरूरत पड़ने पे उस डेटा को हम रिट्रीव भी कर लेते हैं। उस डेटा को हम रिट्रीव भी कर लेते हैं। देखिए बेटा, रिट्रीव करने से मुराद क्या है? सबसे पहले आप बच्चों ने फॉर्म जमा करवाए, तो मैंने उन सारे फॉर्म्स को अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद फिर बेटे क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैं सर अब्दुल कयूम से पूछता हूं कि सर वो मुझे जरा बता दें कि सेक्शन सी में जो बच्चे हैं इनका नॉलेज बैकग्राउंड क्या है। इनका नॉलेज बैकग्राउंड क्या है? मोस्टली बच्चे आईसीएस से हैं, या मोस्टली बच्चे एफएससी से हैं, प्री मेडिकल हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, ताकि फिर उस तरह से ही मैं उनकी क्लास पढ़ाने का आगाज करूं। तो अब्दुल कयूम साहब मुझे कहते हैं कि सर जी जुबानी तो मुझे याद नहीं है, ठहर जाएं जरा, मैं कंप्यूटर चेक करके ना तो आपको एक लिस्ट बना के दे देता हूं बच्चों की। उस लिस्ट में क्या होगा, पहले लिखा होगा रोल नंबर, फिर लिखा होगा उस बच्चे का नाम, फिर आगे लिखा होगा उसका सेक्शन, और उसके आगे उसका प्रीवियस जो नॉलेज बैकग्राउंड है वो लिखा होगा। आप देख के खुद फैसला कर लीजिएगा कि ज्यादा बच्चे प्री मेडिकल वाले हैं, या प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, या कंप्यूटर साइंस वाले। कंप्यूटर साइंस वाले भी बेसिकली इंजीनियरिंग में ही मेरा ख्याल फॉल करते हैं। तो वो मेरे पास एक लिस्ट। अब आप गौर करें, मैंने आपसे जो इंफॉर्मेशन मिली पहले उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया, और बेटे जब जरूरत पड़ी तो मैंने उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर लिया। मोहतरम अहमद जब्बार साहब हमारे कॉलेज के जो हेड हैं, वो बेटे पूछते हैं मैम शाजिया से कि भाई बताइएगा कौन कौन सी क्लास में किस किस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी पूरी तरह से नहीं आए, या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है पेंडिंग है। तो मैम जो है वो एक लिस्ट बना के बच्चों की प्रोवाइड कर देती हैं कि सर ये बच्चा है इसके ये डॉक्यूमेंट, ये बच्चा है इसके ये डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं बेटे कि रिट्रीव कर रहे हैं कंप्यूटर में जो कुछ हमारे पास मौजूद है उसे हम यूजर तक। इसको सिंपल वर्ड्स में ना आप ऐसे समझ लें, बिल्कुल सादा लफ्जों में। एग्जाम्पल्स बेटे मेरी इसी तरह की सिंपल सिंपल सी होती हैं। जी बेटा कोई ऐसा मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से कोई है
तो मैं बिल्कुल तसल्ली से चल रहा हूं और चीज को बार बार दोहरा रहा हूं, सो घबराना नहीं है, कुछ भी इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। एग्जाम्पल सुनिए बेटे, जब आप एक चीज को याद कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को, मोहतरम सर आरिफ साहब आपको क्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं और आप उस कॉन्सेप्ट को याद कर रहे हैं, जहन नशीन कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, तो बेसिकली बेटे आप इस वक्त किस फेज में मौजूद हैं? रिकॉर्डिंग के फेज में, स्टोरेज के फेज में। आप अपने दिमाग में उस चीज को डाल रहे हैं। फिर एक दिन आता है बेटा, आप पेपर देने जाते हैं और पेपर में जाके सर आरिफ साहब मोहतरम ने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, अब आप उस कॉन्सेप्ट को पेपर पे लिख रहे हैं। जब आप बेटे पेपर पे लिख रहे हैं तो जो आपने डेटा दिमाग में स्टोर किया हुआ है, उस डेटा को आप पेपर के ऊपर रिट्रीव कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, उस डेटा को अवेलेबल कर रहे हैं। और अगर आप बेटा थोड़ा सा गौर करें तो दोनों तरफ से ही बेटे आपके लिए मामलात को जानना जरूरी है। डेटा की रिकॉर्डिंग भी जरूरी है और रिट्रीवल भी जरूरी है। आप कहें जी मैं डेटा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मुझे तो कोई चीज याद ही नहीं होती, तो बेटे कल को फिर एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? और आप कहें कि सर जी मुझे याद हो गई है लेकिन मैं आपको सुना नहीं सकता या पेपर पे लिख के दिखा नहीं सकता, तो बेटा मैं कहूंगा कि फिर ऐसी चीज याद होने का फायदा क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा डेटा हमें रिकॉर्ड भी करना पड़ता है और एट द सेम टाइम डेटा हमें रिट्रीव भी करना पड़ता है। इसी तरह मेरे बच्चे, जरूरत पड़ने पे जो डेटा हमारे पास मौजूद है उस डेटा को हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पे हम उस डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो उसका नाम जो है मैम ने वो RASHID, बच्चे का नाम रशीद था या उसके वालिद मोहतरम का नाम रशीद था, तो मैम ने RASHID लिख दिया। वो बच्चा मैम के पास जाता है कि नहीं मैम, मैं जो अपने वालिद मोहतरम के स्पेलिंग लिखता हूँ वो मैं RASHEED लिखता हूँ, तो इसको प्लीज ठीक कर दें। तो बेटे मैम क्या करेंगी कि जो करंट डेटा मैम के पास मौजूद है, मैम उस डेटा को एडिट कर देंगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से बेटे ये भी किया जा सकता है कि जो मेरे पास डेटा मौजूद है मैं उस डेटा को डिलीट कर दूं, उस डेटा की मुझे जरूरत ना रहे, मैं उस डेटा को अपनी स्टोरेज से जरूरत पड़ने के मुताबिक बेटे रिमूव कर दूं, ऐसा भी मुमकिन है। ठीक हो क्या? पॉसिबिलिटी है कि मैं उस डेटा को रिमूव कर दूं, खत्म कर दूं भाई उस डेटा को। एक बच्चा है वो आके कहता है कि नहीं जी हमारा ना फैमिली का कनाडा का वीजा लग गया है, हम तमाम लोग जो हैं वो माइग्रेशन कर रहे हैं कनाडा के टूवर्ड्स, तो मेहरबानी करके आप मेरा नाम जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन से कैंसिल कर दें। मैम क्या करेंगी जी, उसका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर देंगे। इसी तरह से बेटे यूं भी हो सकता है कि जरूरत पड़ने पे हम डेटा में से कोई खास तरह का डेटा मेरे बच्चे सर्च कर लें, ढूंढे हम कोई खास तरह का डेटा, ठीक है। मैं मोहतरम अब्दुल कयूम साहब से कहता हूं कि कयूम बेटा ऐसा करें, मुझे ऐसे तमाम बच्चों का ना या एक बच्चा है क्लास में, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल अब्दुल मन्नान है, तो बेटा वो बच्चा जो है अब्दुल मन्नान, मैंने उससे राब्ता करना है, मुझे उसका ना फोन नंबर जरा ढूंढ के दो। तो अब्दुल कयूम साहब जो है वो उस बच्चे को ऑफ कोर्स उसका डेटा जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। या मैं कहता हूं भाई उन तमाम बच्चों की मुझे अब्दुल कयूम लिस्ट बना के दें जो बच्चे जो हैं उन्होंने पिछली क्लास जो है, कल वाली क्लास जो है वो अटेंड नहीं की, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई किन किन बच्चों ने अटेंड नहीं की, ताकि मैं कोई जीरो लेक्चर वगैरह अरेंज कर सकूं या उनके साथ डिस्कस कर सकूं कि भाई जो पेंडेंसी है उसको कैसे दूर करना है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा फिर एक और इसमें बेटे चीज देखिएगा कि हम जरूरत पड़ने पे डेटा को मुख्तलिफ तरह से तरतीब भी लगा सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। और फाइनली जो मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी चीज है कि बेटे हमें इस डेटा को हर तरह के खतरे से, इंटेंशनल खतरे से और अनइंटेंशनल खतरे से हमने महफूज रखना है, एंड दैट इज सिक्योरिटी। अब
ये जो तमाम के तमाम काम हम करते हैं, स्टूडेंट्स कंक्लूड करने लगा हूं बेटे बात को, लेक्चर भी तकरीबन एंड पे आ गया है, तवज्जो अपनी जरा फोकस अपना कायम रखिएगा। तो बेटे डेटा जो है उसके ऊपर ये जो सारे काम मैं परफॉर्म करता हूं, रिकॉर्ड, रिट्रीव, एडिट, डिलीट, सर्च, सॉर्ट, सिक्योरिटी वगैरह एंड सो ऑन, मेरे बच्चे ये सारे के सारे काम जो हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं डेटा फंक्शंस। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? ये कहलाते हैं डेटा फंक्शंस। जब भी कोई आपसे पूछे कि भाई क्या आप डेटा को रिट्रीव करते हैं, एडिट करते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, डेटा को सर्च कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, तो आप उसे बताएंगे कि सर बेसिकली मैं मुख्तलिफ तरह के डेटा फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं, मुख्तलिफ तरह के डेटा फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं। इन डेटा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बेटे हमें एक मुकम्मल जबरदस्त किस्म का सिस्टम चाहिए होता है। इन डेटा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक मुकम्मल, एक जबरदस्त तरह का सिस्टम चाहिए होता है, और इस सिस्टम को बेटे हम नाम देते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उर्फे आम में इसको बेटे आप लोगों ने कहीं अगर लिखा देखा हो तो ये यूं लिखा हुआ होता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो बेटे हमने पढ़ना है ना एक्सेल, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो एक्सेल बुनियादी तौर पर क्या है कि एक्सेल बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब जैसे ही बेटे मैं कहता हूं कि एक्सेल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो फौरी तौर पर अब बगैर किसी कंफ्यूजन के आपके जहन में बेटे ये बात आ जानी चाहिए फौरी तौर पर कि भाई अगर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो ये क्या करेगा, ये डेटा पे परफॉर्म करेगा मुख्तलिफ तरह के डेटा फंक्शंस। यानी एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल आपकी हेल्प करेगा डेटा की स्टोरेज में, एक्सेल आपकी हेल्प करेगा डेटा की रिट्रीवल में, एक्सेल आपकी हेल्प करेगा डेटा को एडिट करने में, डिलीट करने में, सर्च करने में, सॉर्ट करने में, और इवन एक्सेल आपकी हेल्प करेगा आपके डेटा को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने में या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। तो बेटे अगर आपसे कोई DBMS की डेफिनेशन पूछे तो आप जल्दी से एक डेफिनेशन उसको बना के सुना देना कि DBMS बेसिकली इज अ सिस्टम। और ये सिस्टम करता क्या है, ये सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग डेटा फंक्शंस, फैसिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग डेटा फंक्शंस। अल्लाह के हुक्म से बेटे आज की क्लास हम यहीं पे ही कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट जब हमारी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज फिर यहीं से कॉन्सेप्ट को मैं एक लेवल आगे बढ़ाऊंगा, और फिर हम मजीद तफसील से देखेंगे कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी क्या कहानी है और ये किस किस तरह से हमारी मदद करेगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको एज इमीडिएटली एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूं। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।